हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रॉइड माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा जैन एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। सो जैसे अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, वहाँ पर हमने लाइन बाय लाइन रीडिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन करके चैप्टर को एंड किया है। सेम वैसे ही हम चैप्टर 10 में भी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, उसको हर एक लाइन को समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको हाईलाइट भी करते चलेंगे एंड फिर एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स को समझ के इस चैप्टर को एंड करेंगे। क्लियर है? सो हम बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं और अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 के बारे में, जो है क्या, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। सो क्या हुआ था ना, अर्लियर टाइम पे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पास्ट में जो इवेंट्स हुए, मौर्यन एम्पायर जो था वो डाउन हुआ, सो गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज हुई। जब गुप्ता डायनेस्टी जब इमर्ज हुई एंड उसका पूरा जो ड्यूरेशन था उस टाइम को बोल देते हैं गुप्ता एज बोलते हैं। फिर गुप्ता डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होने लगा ना, तो काफी सारे स्मॉल किंगडम्स अराइज हुए, जैसे कि थानेश्वर था जो कि जिसने कहाँ पर रूल किया, वर्धना डायनेस्टी में रूल किया एंड उस टाइम का जो ग्रेटेस्ट रूलर थे ना वो हर्षवर्धन थे। देन उसके बाद सतवाहनास का डिक्लाइन हुआ, चालुक्य आए एंड जो पल्लवस थे वो साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट हो गए। देन से फिर साउथ इंडियन किंगडम्स जो थे वो बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर हो रहे थे एंड असेंबलीज जो थी उनमें भी बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी। तो ये पूरा जो चैप्टर है चैप्टर 10, उसमें यही सारे जो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स इमर्ज हुए, कैसे डाउनफॉल हुआ, सो उसका एक ब्रीफ इंट्रो हमें यहाँ पर देखने मिलेगा एंड कौन कौन से मेन एम्पायर्स एंड किंगडम्स है वो हमें देखना है। सो यहाँ पर इंट्रो दिया हुआ है, इंट्रो के पहले भी है, अरविंद प्लेस अ किंग। So Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes, to thrill his moustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king, who was that? He wondered. सो अरविंद को क्या था, एक प्ले में किंग का रोल पार्ट करने के लिए मिला था, किंग का रोल प्ले करने के लिए मिला था एंड तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड इतना ज़्यादा जो ग्लैमर होता है किंग के रोल का, माउस्टैच होंगे, सिल्वर पेपर से रैप्ड स्वॉर्ड का उसको चलाने के लिए मिलेगा। सो बहुत सरप्राइज था। बट इसके साथ एक और सरप्राइज उसको क्या मिला कि उसको वीणा भी प्ले करना है एंड उसके साथ पोइट्री रिसाइट करनी है। तो कौन सा किंग जो है वो म्यूजिशियन था एंड उसके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ गया कि भाई ऐसा कौन सा किंग था या कौन सा एम्परर था जो कि एक म्यूजिशियन किंग था। नहीं पता है अगर आपको तो हम चैप्टर आगे चलते हैं, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट टॉपिक आता है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो प्रशस्तीज क्या होते हैं और ये हमें क्या बताते हैं। अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। तो अब ये जो म्यूजिशियन किंग है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि समुद्रगुप्त जो है वो म्यूजिशियन किंग है, पर क्या लिखा हुआ है कि अरविंद को एक ऐसे रूलर और किंग का एक्ट करना था, प्ले करना था जो कि एक म्यूजिशियन किंग है। एंड यहाँ पर लिख दिया कि अरविंद किसकी एक्टिंग करने वाला था, समुद्रगुप्त की, जो कि एक फेमस रूलर है गुप्ता डायनेसिटी का। ही वॉज अ फेमस रूलर ऑफ डायनेसिटी नोन एज गुप्ता। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का जो अशोकन पिलर है वहां पर एक बहुत बड़ा सा इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इट वॉज कंपोज्ड बाय अ काव्य by हरिसेना who was a poet and minister at the court of समुद्रगुप्त। तो ये किसने कंपोज किया, जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है समुद्रगुप्त का, तो ये उनके किंगडम के या डायनेसिटी के एक पोएट ने, काव्य ने के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड उसका नेम क्या है, हरिसेना। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। एंड ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक स्पेशल टाइप का है जिसका मतलब होता है प्रशस्ति एंड ये एक संस्कृत वर्ड है। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इन प्रेज ऑफ। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, जो पोइट ने लाइन्स लिखी हुई है वो पूरा समुद्रगुप्त को प्रेज करते हुए लिखी है। वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9 सच एज गौतमी पुत्र श्री सत्कारणी, they become far more important for the time of Guptas। तो चैप्टर 9 में भी हमने देखा कि काफी सारे और लोगों के लिए भी ये प्रशस्ति लिखे गए, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सत्कारणी थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे आफ्टर दिस गुप्ता पीरियड। देन समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल्स अस। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो क्या बताती है। द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्न्ड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट
he is also described as equal to the god. The Prashastis was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो क्या बताती है. इसमें पोइट ने क्या किया है, ग्लोइंग टर्म्स में किंग को प्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ वॉरियर, एज अ किंग, ऐसा किंग जिसने की बहुत सारी विक्ट्रीज की हुई हैं बैटल्स में, एंड हु वॉज लर्न द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द पोइट्स. और क्या है, वो बेस्ट ऑफ द पोइट्स में से एक हैं. ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड, और उनको गॉड के इक्विवेलेंट भी बोल दिया गया. द प्रशस्तीज वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस. तो प्रशस्तीज को क्या था, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखा गया है. हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, एंड उस एक सेंटेंस का, उस पूरे लॉन्ग सेंटेंसेस का एक पार्ट जो है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है. समुद्रगुप्त द वॉरियर, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, sword, iron clubs, javelin, barbed arrow, long arrow and many other weapons. तो यहाँ पर पूरे में ही वेपन्स जो यूज किए होंगे समुद्रगुप्त ने वो उनका इंफॉर्मेशन दी है. बस एक ही लाइन में ये बोला हुआ है कि जो समुद्रगुप्त थे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी, बहुत सारे ब्यूटी मार्क्स उस पर थे. एंड ये ब्यूटी मार्क्स किससे बने हुए थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैटल्स जो कि उन्होंने वार में पार्टिसिपेट करने से लगे थे. इफ़ यू लुक एट मैप 7 यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन. तो अगर आप यहाँ पर मैप 7 देख रहे हैं तो ये जो एरिया शेडेड है ग्रीन में, ये दिख रहा है बहुत ईजिली. यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट. एंड ये ईस्ट कोस्ट तो नहीं, पर हाँ साउथ ईस्ट कोस्ट में जरूर हमें यहाँ पर रेड डॉट्स देखने को मिल रहे हैं. एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू. एंड पर्पल और ब्लू कलर में भी काफी सारे एरिया मार्क्ड हमें दिख रहा है. सो दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्तीज. हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम. सो ये मैप जो है किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, प्रशस्तीज जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है. हरिसेना क्या डिस्क्राइब करती है कि 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर होते हैं. एंड ये भी बोलती है कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज होती है ना उनके आगे तरफ, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप. तो जो आर्यवर्त के रूलर्स हैं वो कौन से एरिया में है, ग्रीन जो एरिया दिख रहा है, ग्रीन शेडेड एरिया है वहां पर. हियर there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. तो यहाँ पर क्या है, जो किंगडम है ना वो किस चीज का पार्ट है, समुद्रगुप्त के एम्पायर का ही पार्ट है. देन द रूलर ऑफ दक्षिण पथ, here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. तो ये जो रूलर्स है दक्षिण पथ के वो कहाँ पर मेंशन्ड है, उनका जो डायनेस्टी है या फिर उनका जो कैपिटल्स है वो ये रेड डॉट से मेंशन है. दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन. तो ये जो यहाँ पर थे ना दक्षिण पथ के जो भी कैपिटल्स थे वो सब ने सरेंडर कर लिया था समुद्रगुप्त के आगे जब वो डिफीट हो गई थी उनकी. एंड देन ही क्या किया, समुद्रगुप्त ने अब वहां पर रूल करने के लिए वापस से उनको ही दे दिया. एंड इसके पहले जो हमने आर्यवर्त में देखा तो वहां पर जो 9 रूलर्स थे वो अप्रूव हो गए थे और फिर उसके बाद हो गया था समुद्रगुप्त का एम्पायर वो ग्रीन रीजन में जो है. उसके बाद आता है इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, Nepal and number of Gansang in the northwest marked in purple or the map. They brought tribute to follow his order and attended his court. तो ये जो इनर सर्कल है यहाँ का नेबरिंग स्टेट जो है जिसमें कि आसाम इंक्लूडेड हो जाएगा, कोस्टल बंगाल है, नेपाल है एंड काफी सारे जो गन संघ हैं नॉर्थ वेस्ट में वो क्या मार्क करते हैं, पर्पल रीजन में मार्क है. ये नॉर्थ वेस्ट भी हो गया एंड यहाँ पर ये आसाम और रीजन जो है वहां पर भी इन पर्पल जो मार्क है वो क्या शो कर रहा है कि ये गन संघ है यहाँ पे. एंड ये जो रीजन है वो ट्रिब्यूट किसको दे रहे हैं एंड अपने जो ऑर्डर्स होते हैं वो सारे किसके अंडर में फॉलो करते हैं, दे फॉलो अंडर द गुप्ता एम्पायर. एंड देन फोर्थ आता है द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानास एंड शाकास एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज. एंड जो रूलर्स हैं आउटलाइंग एरियाज के जो कि मार्क्ड ब्लू कलर से मार्क्ड है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लू कलर से मार्क्ड है मैप पे, तो परहैप्स जो डिसेंडेंट थे ना कुशानास के एंड शाकास के और जो रूलर्स थे श्रीलंका के जिन्होंने अपने आप को या फिर अपनी जो डॉटर्स थी उनकी मैरिज को ऑफर किया था.
सो ये क्या हो गए थे, गुप्ता एम्पायर के अंडर चले गए थे। देन यहाँ पर है क्या, फाइंड प्रयागराज ओल्ड नेम फॉर इलाहाबाद। तो प्रयागराज यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर दिया हुआ है। सो ये है, इट इज प्रयाग, और प्रयागराज तो ये इलाहाबाद का न्यू नेम है प्रयाग। और ओल्डर नेम हम बोल सकते हैं प्रयागराज है, मिडिल में आ गया इलाहाबाद, एंड अगेन इट इज प्रयागराज फॉर नाउ। उज्जैन एंड पाटलिपुत्र दैट इज पटना ऑफ द ऑन द मैप, दीज वर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द गुप्ता रूलर्स। तो क्या था, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र जो मैप पे हैं ये गुप्ता रूलर्स के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं। What was the difference between the way in which Samudragupta treated the rulers of Aryavart and Dakshina Path? तो ये जो डिफरेंस है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त एंड दक्षिण पथ के जो रूलर्स थे उनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज थी ना आर्यवर्त के रूलर की तरफ, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। जितने भी 9 रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली डिफीट हुए, एंड जो उनके जो किंगडम थे वो समुद्रगुप्त के एम्पायर का पार्ट बन गए। बट सो फार जो रूलर्स हैं दक्षिणी पथ के, वो किससे कंसर्न होते हैं, समुद्रगुप्त से कंसर्न होते हैं। नहीं, जहाँ तक बात आती है किसकी, दक्षिण पथ की, तो समुद्रगुप्त जो है उनके साथ एक सबमिसिव एटीट्यूड बना के रखते हैं। जो 12 रूलर्स हैं जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं समुद्रगुप्त को, जब भी डिफीट होती है तो वो वापस से समुद्रगुप्त उनको अपना जो रूलिंग एरिया है वो वापस कर देते हैं। कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर द डिफरेंस? तो इस डिफरेंस का रीजन क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है ना कि रीजन दक्षिण पथ एंड आर्यवर्त दोनों जो रीजन है, तो दक्षिण पथ जो है ना वो दूर है अपने उसकी कैपिटल से। समुद्रगुप्त ने जो डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की है उसका रीजन ये है ना कि दक्षिण पथ जो है वो उसकी कैपिटल से दूर है, समुद्रगुप्त की कैपिटल से दूर है, एंड इसलिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो प्रिमिटिव हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई वहाँ पर इतनी फ्रीडम है। अब ये पेज नंबर 105 है। यहाँ पर हमने इसके पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर्स देखे जिनमें कि इसका जो प्लेसेस दी हुई हैं वो लोकेट करना आया। देन जीनोलॉजीज, तो जीनोलॉजीज क्या होती हैं ये हम देख लें यहाँ पर, एंड साथ साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है विक्रम संवत की, दैट यू हैव टू रीड। विक्रम संवत मतलब क्या होता है, जो हिंदी न्यू ईयर के अकॉर्डिंग या फिर हिंदी जो मंथ्स होते हैं हिंदुइज्म में वो सब आते हैं विक्रम संवत से स्टार्ट होते हैं और डिफरेंट टाइम से, तो उसके बारे में पढ़ना है। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स, एंड काफ़ी सारे जो प्रशस्तीज थे ना वो किसी भी रूलर के एंसेस्टर्स को भी एक्सप्लेन मेंशन करते थे। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, एंड यहाँ पर एक जो मेंशन दिया हुआ है उसमें समुद्रगुप्त के जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फादर एंड मदर हैं, इन सबकी इंफॉर्मेशन भी है। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गण, व्हाइल हिज फादर चंद्रगुप्त वॉज द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। तो जो समुद्रगुप्त की मदर थी कुमार देवी वो लिच्छावी गण को बिलोंग करती थी, एंड उसके फादर हैं चंद्रगुप्त, वो किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट रूलर जो होता है गुप्ता डायनेस्टी का उसको बिलोंग करते हैं, एंड इट इज टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। एंड जो फर्स्ट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के उनके साथ साथ क्या अडॉप्ट करना था, जो महाराजा अधिराज का ग्रैंड टाइटल है वो अडॉप्ट करना था। A little that समुद्रगुप्त also used, and ये जो महाराजा अधिराज का टाइटल अडॉप्ट करने के लिए जो समुद्रगुप्त ने यूज किया, his great grandfather and grandfather are mentioned simply as महाराजाज, it seems as if the family garden gradually rose to importance। तो जो ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो सिंपली महाराजास के टाइम के थे, एंड ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि फैमिली जो है ना वो ग्रेजुअली किससे रोज हो गई है, इम्पोर्टेंस जो है वो उस फैमिली के इम्पोर्टेंस यहाँ पर वैल्यू दिए गए हैं। देन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अरेंज दीज टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराजा, अधिराज एंड महाराज। तो अब राजा, महाराजा, अधिराज एंड एक और क्या है, हाँ महाराज, अधिराज एंड राजा, इन तीनों को क्या करना है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में हमें यहाँ पर जमाना है। तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं, अगर हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें तो राजा होंगे, फिर महाराज अधिराज होंगे, फिर महाराज होंगे। क्लियर। तो समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जीनोलॉजीज लाइफ ऑफ एंसेस्टर्स और लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन। चंद्रगुप्त
2 we know about him from inscriptions and coins. तो समुद्रगुप्त जो थे इन टर्न क्या देते थे, जिनोलॉजीज एंड जो बहुत सारे रूलर्स थे डायनेस्टी के, जैसे कि सन ऑफ चंद्रगुप्त टू, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स. तो उनके बारे में कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स के थ्रू. ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, एंड वो अपना एक्सपेक्टेशन कहाँ लेके जाते हैं, वेस्टर्न इंडिया में, वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव. हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड people, including Kalidas and the poet and Aryabhat in astronomer, about whom you will read in chapter 11. So जो समुद्रगुप्त की जो टर्न था ना फिगर्स में, जिनोलॉजीज की, जैसे कि इंसिस्टर्स में होता था ऑफ लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, एंड जो लायन से हुआ, या फिर जो चंद्रगुप्त टू में इंस्क्रिप्शन से उनसे हुआ. सो वी नो फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. तो ये किससे पता चलता है हमें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है पास्ट की इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स से. सो ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास, और उसके बाद उसने किसको ओवरकम किया, जो लास्ट रूलर थे शाकास के. एंड अकॉर्डिंग टू हर क्या किया था कि लेटर जो बिलीफ था उसके कोर्ट का, वो जो फुली कवर्ड था लर्नर पीपल से, एंड इंक्लूडिंग इसमें और क्या है, कालिदास जो है पोएट वो भी दिए हुए हैं, आर्यभट्ट जो एक एस्ट्रोनॉमर थे वो भी फर्दर मेंशन है. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हर्षवर्धन एंड द हर्ष चरित्र. तो हर्षवर्धन एंड हर्ष चरित्र के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो देख लेते हैं हम. While we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. तो कुछ रूलर्स के बारे में हम inscriptions and coins से पता चलता है, बाकी कुछ ऐसे भी रूलर्स एंड किंग्स रहे हैं जिनकी बायोग्राफी पढ़ के इन्फॉर्मेशन मिलती है. हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago was one such ruler, and उनमें से एक एग्जाम्पल किसका है जिसकी बायोग्राफी पढ़ के हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो है हर्षवर्धन. His court पोएट बन भट्ट रोट हिज बायोग्राफी. तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी है, बन भट्ट ने, जो कि उनके कोर्ट के एक पोएट थे. द हर्ष चरित्र, एंड बायोग्राफी का नेम क्या है, हर्ष चरित्र, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है. दिस गिव्स अस अ जिनोलॉजी ऑफ हर्ष एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग. एंड ये जो पूरा बायोग्राफी है वो जो हर्षवर्धन है उनके बारे में एक्सप्लेन करती है, एंड एंड होती है कैसे कि कैसे ये जो हर्षवर्धन है वो रूलर बने. ज़्वान-ज़ेंग about whom you read in chapter 9, जो कि एक ट्रैवलर और मेजरली पिलग्रिम थे, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. तो ज़्वान-ज़ेंग जो एक पिलग्रिम थे वो भी आके हर्षा के कोर्ट में काफ़ी टाइम के लिए रहे थे, हर्षवर्धन के कोर्ट में, एंड फिर वो जब यहाँ से गए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो भी उन्होंने देखा वो बताया. Harsha was not the eldest son of his father but became king of Thanesar after both his father and elder brother died. तो हर्षा जो थे ना वो एल्डेस्ट सन नहीं थे अपने फादर, मतलब अपने सारे ब्रदर्स में और सिबलिंग्स में, बट वो थानेसर के किंग बन गए थे. क्यों, क्योंकि फादर एंड बाकी के जो एल्डर ब्रदर्स थे उनकी डेथ हो गई थी. हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, एंड जो हर्षवर्धन है उसके ब्रदर इन लॉ कहाँ के किंग थे, कन्नौज के किंग थे. एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल. वो किसके थ्रू किल हो गए थे, बंगाल के रूलर के थ्रू. हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल. तो हर्षा ने जो है वो कन्नौज किंगडम जो है वो ओवरटेक किया, एंड देन अपनी जो आर्मी है वो किसके अगेंस्ट कर ली, बंगाल रूलर के अगेंस्ट. ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कंक्योर्ड बोथ मगध एंड बंगाल, ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर. तो ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं थे ईस्ट में, एंड बोथ मगध एंड बंगाल ओवरटेक कर लिया था, एंड उसके अलावा भी वो क्या था, सक्सेसफुल नहीं थे कहीं भी, मतलब सिर्फ ईस्ट में ही सक्सेसफुल थे और मगध एंड बंगाल कंक्योर किया था, बाकी उसके अलावा सक्सेसफुल नहीं थे ज्यादा. ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेसिटी पुलकेशिन II. तो उन्होंने क्या कर रहे थे, वो नर्मदा क्रॉस करने का ट्राई कर रहे थे डेक्कन में जाके मार्च करने के लिए, बट काफी सारे रूलर्स आए जिन्होंने जो चालुक्य की डायनेसिटी पर्टिकुलरली वहाँ के रूलर ने उसको वहां से निकलने नहीं दिया. एंड चालुक्य डायनेस्टी का रूलर उस टाइम पे कौन था, पुलकेशिन II.
देन उसके बाद आते हैं पल्लवास, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। अब यहाँ पर फिर से प्रशस्ति, दैट मीन्स कि इनको प्रेस किया गया है। द पल्लवास चालुक्याज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो पल्लवास हैं, चालुक्याज हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas were centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra। तो जो किंगडम था पल्लवास का, वो स्प्रेडेड रहा कहाँ से, रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचनीपुरम। तो उनका रीजन जो कैपिटल थी जहां पर, वहां से लेके कावेरी डेल्टा तक। एंड जो मोस्ट ऑफ द चालुक्यास थे ना, वो कहाँ सेंटर में थे, अराउंड द रायचूर डॉब, फिर इसके अलावा कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में भी। ए होल एंड द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो जो कैपिटल है चालुक्यास की, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, एंड ये एक रिलीजियस सेंटर बन के भी इमर्ज हुआ विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, एंड इसमें बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। जो पल्लवा एंड चालुक्या का क्या कर रहे थे, वो दूसरे के जो लैंड्स थे ना, उन पे जाके रेड कर रहे थे, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी। एंड सबसे ज्यादा अटैक कहाँ पर कर रहे थे, कैपिटल सिटीज पे कर रहे थे। एंड जो कैपिटल सिटीज हुआ करती थी ना, वो जनरली प्रॉस्पेरस होते थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन II, एंड जो सबसे ज्यादा कॉमन एंड फेमस चालुक्य रूलर है वो कौन है, पुलकेशिन II है। ही नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज्ड ऑफ हिज कोर्ट पोएट रविकृति। तो उनको किस वजह से जानते हैं, एक प्रशस्ति से जानते हैं, जो कि कंपोज किसने किया है, उनके कोर्ट पोएट रविकृति ने की है। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, एंड ये एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं, हु वर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन। एंड ये जो प्रशस्ति है कोर्ट पोइट ने कंपोज की है, तो ये किसके बारे में बता रही है, एंसेस्टर्स के बारे में बताती है, जो कि पहले की जो जनरेशंस थी ना, 4 जनरेशंस तक यहाँ पर कंसिडर किया है, फादर से लेके सन तक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशिन को किंगडम किससे मिला था, उसके अंकल से ही मिला था। According to Ravikriti, he led expedition along both the west and east coast. Besides, he checked the advances of Harsha. तो रविकृति के अकॉर्डिंग वो क्या है, जितने भी एक्सपेडिशंस हैं वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट के अलोंग, तो ये सब किसने किया था, और रविकृति ने ये बताया कि ये सब जो रूलर्स थे उस टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किए थे। बिसाइड ही चेक द एडवांसेस ऑफ हर्षा, और इसके अलावा क्या था, हर्षा क्या एडवांस कर रहे हैं वो चेक कर रहे थे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, एंड पोएम में बहुत इंटरेस्टिंग प्ले वर्ड्स भी थे उनके। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सॉ दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। सो यहाँ पर ये भी है कि हर्षा का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। सो पोएट ने ये बोला कि आज जब डिफीट हो गई थी हर्षा की, तो वो हर्षा नहीं रहे थे, दैट मीन्स कि जो हर्षा रूलर था वो उसके पास हैप्पीनेस नहीं बची थी। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। तो पुलकेशिन जो है उसने और कहाँ पर अटैक किया, पल्लव किंग पे अटैक किया, जो कि जिसने की शेल्टर ले लिया था कहाँ पर, बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम की वॉल्स के बैक साइड पे। बट द चालुक्य victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasty. तो जो चालुक्यास की विक्ट्री थी ना, वो बहुत कम टाइम के लिए थी, शॉर्ट लिव्ड थी। तो फिर दोनों जो पल्लवास एंड चालुक्यास थे ना, उन्होंने न्यू रूलर्स को रास्ता दिया एंड न्यू रूलर्स को पोजीशन थी। एंड स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सब, राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी से हुआ, जिसके बारे में क्लास 7th में स्टडी करेंगे हम फर्दर। देन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हु वर द अदर रूलर्स हु ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड वाई। तो 9th चैप्टर में हमने देखा था चोलास, चेराज एंड पांड्यास जो थे वो भी कॉस्ट कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है हाउ वर द किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड। अब ये जो किंगडम्स होते हैं ये कैसे एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर देयर रूलर्स एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
तो स्टार्टिंग में जो भी रूलर्स हुआ करते थे ना, उनका मेन वर्क क्या था, लैंड रेवेन्यू रिगेन करना। तो रूलर्स के लिए वह एक इंपॉर्टेंट चीज थी एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी हम बोल सकते हैं। तो विलेज में यही बेसिक विलेज जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट हुआ करती थी। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, एंड काफी सारे न्यू डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। तो किंग जो था वो क्या कर रहा था, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते थे। एंड ये क्या रीजन था इसका, कि जो मैन है उसको सपोर्ट करना जो कि पावरफुल होते हैं, ईदर इकोनॉमिकली और सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, इसके साथ साथ क्या था ना कि जो भी किंग थे वो बहुत सारी स्टेप्स अडॉप्ट कर ली थी कि मैन को इकट्ठा करना है, सपोर्ट चाहिए उनका, जो कि पावरफुल मैन है वो कलेक्ट करना है। एंड ये जो पावरफुल है इकोनॉमिकली, सोशली, और इसके अलावा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर, सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो थी ना वो तो हेरिडेटरी थी। दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर्स और टू दीज पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो इसके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि जैसे पोएट जो हरिसेना थे वो महादंड नायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे, बट फिर भी वो इस पोजीशन पर कैसे आए थे, बिकॉज ऑफ हिज फादर। वो भी जेनेटिक थी कि भाई फादर ने अपने बेटे को दे दी। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। तो काफी बार कुछ पर्सन जो है वो बहुत सारे ऑफिस हैंडल करते हैं। सो for instance, besides being a Mahadand Nayak, Harisena was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and Sandhi Vigrahika, मीनिंग मिनिस्टर्स ऑफ वार एंड पीस। तो काफी बार क्या होता था कि कोई पर्सन जो है वो बहुत सारे ऑफिस में है। तो एग्जाम्पल के लिए इसके अलावा ये जो बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक होने के अलावा हरिसेना जो है वो क्या रही, एक कुमार अमत्य बनी। एंड इसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बनी वो। एंड जो संधि विघारिका है वो उसका मतलब क्या है, मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। Besides, important men probably had a say in local administration. These included the नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन है कि जो इम्पोर्टेंट मैन है वो क्या है, वो they say in local, मतलब what they have to say probably is in local administration। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, नगर श्रेष्ठी इंक्लूडेड है, एंड चीफ बैंकर जो होते हैं, सिटीज के मर्चेंट होते हैं, वो इंक्लूडेड है। देन सर्थवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, द प्राथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट मैन है प्रोबेबली जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उनमें कौन कौन इंक्लूडेड इन नगर श्रेष्ठी, और इसको ही बोलते हैं चीफ बैंकर और मर्चेंट्स ऑफ द सिटी। देन सतवाहा जो लीडर होता है मर्चेंट कारवांस के। एंड उसके अलावा जो प्रथमा कुलिका है वो चीफ क्राफ्ट्समैन है, जो कि सिर्फ कायस एंड स्क्राइब्स जो होते हैं उनको पेन करती है। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. So ये जो policies हैं वो reasonably effective हैं, but जो sooner और later जो कुछ powerful men हो जाते हैं ना grow up, तो वो strong रहते हैं and enough to set up independent kingdoms, and जो independent kingdom set up करना है वो possible ही नहीं हुआ। देन उसके बाद है ये जो किंगडम है वो कैसे एडमिनिस्टर हुए, इसके बाद आता है न्यू किंगडम सिस्टम। न्यू किंगडम सिस्टम जो है वो कैसे फॉर्म हुआ या फिर कैसे आया। Like earlier rulers, some of the kings maintain a well-organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. तो कुछ earlier ruler के जैसे कई सारे kings भी थे जिन्होंने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। उसमें elephants थे, chariots थे, cavalry थी एंड foot soldiers भी थे। Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. And जो military groups होते थे वो king को अगर जब भी जरूरत पड़ती थी ना तो वो troops provide करवा देते थे for the war
और बैटल दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। तो ये जो आर्मी होती थी इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, सिर्फ जितना टाइम ये वर्क करते थे, फाइट करते थे, उतना ही सैलरी इनको मिलता था। इंस्टीड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, एंड कुछ को तो कभी भी सैलरी मिली नहीं, कुछ लैंड का पीस जरूर मिल जाता था। They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses. तो वो क्या करते थे, ये जो कलेक्टेड रेवेन्यू थी लैंड से जो भी आती थी ना, उसको हॉर्सेस को एंड जो दूसरे सोल्जर्स थे उनको मेंटेन करने के लिए यूज करते थे, एंड वारफेयर के लिए इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवाते थे। दीज मेन्स वर नोन एज समंथाज, एंड ये जो मैन है ना इनको क्या बोला जाता है, समंथाज बोला जाता था। व्हेनेवर द रूलर वाज वीक समंथा ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट, और जब भी अगर रूलर वीक रहा तो समंथा ने इंडिपेंडेंट होने का भी ट्राई किया। देन अब ये जो न्यू किंग ऑफ आर्मी है उसके बाद क्या आता है, असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम। सदर्न किंगडम में कैसे असेंबलीज बनी। The inscription of Pallavas mentioned a number of local assemblies. These include the Sabha, which was an assembly of Brahmin and landowners. So जो inscription थी ना पल्लवास के टाइम पे, वो क्या मेंशन कर रही है, बहुत सारे लोकल असेंबलीज के बारे में मेंशन कर रही है। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सभा है जो कि एक असेंबली है ब्राह्मण्स एंड लैंड ओनर्स की। ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स जो होते हैं उनकी एक असेंबली है। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज, एंड ये जो असेंबली है वो किसके थ्रू फंक्शन करती है, सब कमिटीज के थ्रू फंक्शन करती है। विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो ये जो असेंबली है ना ये किसके थ्रू फंक्शन कर रही है, सब कमिटीज के थ्रू फंक्शन कर रही है, एंड उसको ध्यान देती है इरिगेशन की तरफ, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड जो रोड्स बनाना है, लोकल टेम्पल्स वगैरह है, इन सब की तरफ ध्यान देती है। द वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। तो ये जो है वो भी एक विलेज असेंबली थी, ऐसे एरियाज में होती थी जहां पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं होते। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। नगरम क्या थी, मर्चेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वो कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स, एंड ये भी देखा जाता है कि ये जो असेंबलीज थी उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा था, जो रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते थे। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। सो काफी सारी जो लोकल असेंबलीज थी वो कब तक रही, वो सेंचुरीज तक फंक्शन करती रही थी। देन किंगडम में ऑर्डिनरी पीपल का क्या पोजीशन था। So we can catch an occasional glimpse of the life of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of these. तो हम occasional glimpse के में तो देख ही लेते हैं कि ordinary people की लाइफ कैसी थी किंगडम में, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ही देखते हैं। कालिदास is known for his play depicting life in the king's court. तो कालिदास को क्यों जाना जाता था, वो अपना प्ले जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म में डिपिक्ट करते थे। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत वाइल वुमेन एंड मेन अदर देन द किंग्स एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। तो ये जो प्ले था इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि जो भी किंग होते थे वो तो एंड मोस्टली जो ब्राह्मण्स हैं वो क्या करते थे, संस्कृत प्राकृत जो है वो यूज करते थे, बट जो मोस्टली ऑपोजिट है यहाँ पर, जो किंग एंड ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत यूज कर रहे थे, बाकी जो मेन वुमेन एंड रिमेनिंग ब्राह्मण्स है वो प्राकृत यूज करते थे। हिज मोस्ट प्लेज अभिजनना शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम है वैसे जो इसका नेम अब, इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंता एंड अ यंग वुमेन नोन नेम्ड शकुंतला। तो सबसे बेस्ट प्ले जो है या फिर फेमस प्ले है कालिदास का वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि किंग एंड दुष्यंत एंड शकुंतला की स्टोरी है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ द पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। अब यहाँ पर ये जो प्ले दिया हुआ है इसमें एक फिशरमैन की प्लाइट है, एक फिशरमैन को जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें प्ले में दी हुई है। द चाइनीज पिलग्रिम्स फाजियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय द हाई एंड माइटी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना कि कैसे दुष्यंत एंड यंग शकुंतला जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, एंड
इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में पुअर जो फिशरमैन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब यहाँ पर अनटचेबल्स जो थे ना, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अनटचेबल्स के साथ बिल्कुल प्रॉपरली बिहेवियर नहीं होता था। जो हाई माइटी एंड हाई है प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड उनको क्या बोला जाता था कि उन्हें सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में ही रहना पड़ेगा। He writes, if such a man enter a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this should know what it means and avoid touching him or brushing against him. सो वो फिर ये भी लिखते हैं कि कोई एक पर्सन एक रूम में या टाउन में और मार्केट प्लेस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक आता है वुड का पीस, एंड उसको सेपरेट रखने के लिए जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दे हियर द साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक जो अवॉइड करने का साउंड होता है, अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। एंड देन फिर बाना भट्टो जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी जो पिक्चर्स है किंग आर्मी की वो प्रोवाइड करते हैं। अब किंग आर्मी के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, तो ये फिशरमैन फाइंड अ रिंग एंड द किंग्स आर्मी की स्टोरी आपको जरूर रीड करना है। और फिर उसके बाद आता है चैप्टर में एल्सवेयर टॉपिक, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये जो न्यू रूलर्स आए उनकी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर। सो चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर एंड होती है। इस चैप्टर की रीडिंग में हमने क्या देखा कि कैसे जो प्रशस्तिज हैं क्या होते हैं और क्या बताते हैं। समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में हमने देखा। देन जियोलॉजीज देखी कि कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम फैमिली के जो रूलर्स हैं वही रूल करते हैं। हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र किसने लिखा है, कब लिखा है। देन उसके बाद पल्लवास चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति जो है उसके बारे में पता हुआ होना चाहिए। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेट, ये जो किंगडम्स थी वो एडमिनिस्टर कैसे हुए, कैसे एक न्यू काइंड ऑफ आर्मी जो है वो सेटअप हुई। एंड जो इंस्पेक्शन है पल्लवास का वो इंस्क्रिप्शन थी जो पल्लवास की, तो वो क्या है, कैसे है एंड कहाँ पर सिचुएटेड है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और ऑर्डिनरी पीपल जो है किंगडम में वो कैसे रखना है ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स में। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है हर्ष सेना कंपोज अ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमी पुत्र श्री सत्कारणी। तो जो हरीश सेना थी उसने प्रशस्ति किसके प्रेज में लिखी थी, गौतमी पुत्र सत्कारणी के प्रेज में। सो फॉल्स हो जाएगा ये। सेकेंड है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त बॉट ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त। तो आर्यवर्त के जो रूलर्स होते हैं वो ट्रिब्यूट करते हैं किसको, समुद्रगुप्त को। ये क्या है, फॉल्स है। द रूलर ऑफ आर्यवर्त बॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट भी क्या था, फॉल्स था। अब थर्ड आता है देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। दक्षिण पथ में 12 रूलर्स हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ट्रू। डी आता है क्या, तक्षशिला एंड मदुरई वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता रूलर्स। तो जो तक्षशिला एंड मदुरई है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं गुप्ता रूलर्स के अंडर। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तक्षशिला एंड मदुरई जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स गुप्ता रूलर्स के अंडर में नहीं थे। Then Aehol was the capital of Pallavas. So Aehol was not the capital of Pallavas. तो ये भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। And last है true false में local assemblies function for several centuries in South India. Local assemblies बहुत टाइम तक के लिए साउथ इंडिया में वर्क करे, ट्रू है। क्लियर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में लिखने वाले 2 ऑथर्स बताना है और 2 और 3 ऑथर्स बताना है। तो बान भट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, रवि कृति ने लिखा, एंड जुआन जेंग जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे वो भी हर्षवर्धन के कोर्ट में बहुत टाइम के लिए रहे थे एंड जाते टाइम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख के गए थे। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी और एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे जो आर्मी है तो वो क्या होना चाहिए, अर्लियर टाइम पे आर्मी के पास वेपन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एंड प्रेजेंट टाइम क्या चेंजेस आए हैं, वेपन्स यूज होने लगे हैं। एडवांसमेंट किस चीज़ में हो गई है, वेपन्स के टाइप्स में और रेंज में। वार स्ट्रैटेजीज में चेंजेस आए हैं एंड साथ साथ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रूप्स का उसमें भी चेंजेस आए हैं। देन नेक्स्ट आता है व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो क्वेश्चन 4 में हमें बताना है कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव
अरेंजमेंट्स जो थे वो रहे। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट में क्या आ जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं वो कैसी रही, हेरिडिटरी रही। एंड ऑन सम ओकेजन्स वन मैन हैड मल्टीपल पोस्ट, एंड काफ़ी बार कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे एक मैन के पास बहुत सारे पोस्ट भी हुआ करते थे। Then now let's see this question number 5. What do you think Arvind would have to do if he was acting as समुद्रगुप्त? अगर अरविंद समुद्रगुप्त की तरह एक्ट करने वाला था या फिर उसका रोल प्ले करने वाला था तो फिर उसे क्या करना था? उसे साइंस, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक एंड आर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो पता होना चाहिए था। देन क्वेश्चन 6 में है, डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रीड अंडरस्टूड द प्रशस्तीज, गिव रीजन फॉर, आंसर व्हाई। तो ये जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको ये प्रशस्ति रीड नहीं करना था एंड जो प्रशस्ति है उनको समझना भी, क्योंकि जो संस्कृत है वो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज नहीं होती है। दैट इज वाई द ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट अलाउड टू रीड द और अंडरस्टूड द प्रशस्तीज। देन उसके बाद यहाँ पर लेट्स डू में दो एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट एक्टिविटी जो है, if you had to make genealogy for yourself, who were the people you would include in it, how many generations would you like to show, make a chart and fulfill it। तो इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना है या फिर फैमिली चार्ट बनाना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में ही बनाना है। एंड देन फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक वार्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वार कैसे ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ अफेक्ट करता है? तो इन लोगों का लाइवलीहुड अफेक्ट हो जाता है, ट्रेड एंड बिजनेस अफेक्ट होता है, पर्सनल लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है। लाइफ में काफी बार डियर एंड नियर वंस जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है। इसलिए वी कैन से कि जो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ है वो वार से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है कुछ ही चेंजेस आने पर से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो एक्टिविटी का पार्ट है, ये चैप्टर एंड होता है चैप्टर नंबर 10 जो कि था क्या, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो कैसे ये न्यू किंगडम्स आए, एस्टैब्लिश हुए एंड कैसे डाउनफॉल हुआ, ये सब चैप्टर में आया। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि अरविंद को अगर एक म्यूजिशियन का प्ले कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो कौन सा रूलर है, तो आंसर भी हमें मिल गया था फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर, समुद्रगुप्त। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम कहाँ कब क्या पर हुआ था। बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी कब हुई है? 1600 ईयर्स पहले हो गई है। एंड जो रूल है हर्षवर्धन का वो अबाउट 4900 ईयर्स पहले का है। क्लियर हुआ? सो अब ये चैप्टर एंड हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर नहीं आए हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको मेन क्या करना है, कंसेप्ट अपने क्लियर करना है। सो आपके जो भी डाउट्स हैं वो जरूर पूछें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के साथ। तब तक आप ये जो चैप्टर है इसको प्रॉपरली रीड कर लें एंड प्रॉपरली उसको समझ लें। कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।